नमस्कार। एनलाइटन क्लासेस लेकर आया है आपके लिए फिर से एक वेरी इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी चैप्टर। नमस्कार। आज का हमारा अध्याय है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, यानी जैव विविधता और संरक्षण। तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है। हाँ, देखिए, शब्द को ही तोड़ते हैं। बायो मतलब जीवन और डाइवर्सिटी मतलब विविधता। तो बायोडाइवर्सिटी का सीधा सा अर्थ है पृथ्वी पर मौजूद जीवन के अलग अलग रूप। मतलब इसमें सब कुछ आ गया, छोटे से छोटे बैक्टीरिया से लेकर बड़ी बड़ी वेल तक। बिल्कुल, रेगिस्तान के कैक्टस से लेकर वर्षावन के ऊंचे ऊंचे पेड़ तक सब कुछ। अब सवाल ये उठता है कि ये हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है? ये एक बड़ा सवाल है। सोचकर बताइए, हमारा खाना कहाँ से आता है? हवा जिसे हम सांस में लेते हैं, पानी जो हम पीते हैं, ये सब प्रकृति और उसकी बायोडाइवर्सिटी पर ही तो निर्भर करता है। और दवाइयाँ, कपड़े, हमारी अर्थव्यवस्था का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी पर आधारित है। बिल्कुल सही। और इसीलिए इसका कंजर्वेशन यानी संरक्षण करना बहुत जरूरी हो जाता है। जब हम जंगलों की, वन्य जीवों की या महासागरों की बात करते हैं, तो हम असल में उस जीवन तंत्र की बात कर रहे हैं जो हमें जिंदा रखता है। और बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से भी यह अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, बहुत। इसमें से परिभाषाएं, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस और 5 मार्क के लॉन्ग आंसर्स भी आते हैं। तो चलिए इस फैसिनेटिंग दुनिया को समझने की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल। तो हमारा पहला विषय है इकोलॉजिकल रोल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसका मतलब हमारे पर्यावरण में, हमारे इकोसिस्टम में जैव विविधता की भूमिका क्या है। हाँ, ये कैसे पूरे पर्यावरण को संतुलित रखती है। तो हमारे नोट्स में पहला बिंदु है एनर्जी कैप्चर एंड स्टोरेज। प्लांट्स कैप्चर सोलर एनर्जी स्टोर्ड एज बायोमास। इसका हिंदी में अर्थ है कि पौधे सूर्य की ऊर्जा को पकड़ते हैं और उसे बायोमास के रूप में जमा करते हैं। इस प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस कहते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। पौधे सूरज की रोशनी, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके अपना खाना बनाते हैं। यही खाना, ये ऊर्जा के रूप में पौधों के पत्तों में, तनों में, जड़ों में जमा हो जाता है, जिसे हम बायोमास कहते हैं। और यही पृथ्वी पर जीवन के लिए ऊर्जा का मूल स्रोत है। बिल्कुल, हर शाकाहारी जानवर इन्हीं पौधों को खाकर ऊर्जा लेता है और फिर मांसाहारी जानवर उन शाकाहारी जानवरों को खाते हैं। तो एक तरह से सूरज की ऊर्जा पूरी फूड चेन में ऐसे ही बहती है। तो इसका कोई भारतीय उदाहरण दे सकती हैं? जरूर। भारत के सुंदरबन में जो मैंग्रोव के जंगल हैं, वो सूरज की ऊर्जा को बायोमास में बदलते हैं और फिर वहां के हिरण, बंदर और दूसरे जीव उसी पर निर्भर रहते हैं। अच्छा, अब अगला बिंदु है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। हाँ, नोट्स में लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, वाटर साइकिल्स और सॉइल इज टू प्लांट्स इज टू एनिमल्स इज टू डिकम्पोजर्स। इसका मतलब है पोषक तत्वों का चक्रण। बिल्कुल, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन और पानी का चक्र। ये मिट्टी, पौधों, जानवरों और डिकम्पोजर्स मतलब अपघटकों के बीच होता है। तो प्रकृति में पोषक तत्व सीमित हैं? हाँ, बिल्कुल सीमित है। और बायोडाइवर्सिटी ये पक्का करती है कि ये पोषक तत्व बर्बाद न हो और बार बार इस्तेमाल किए जा सके। अच्छा, वो कैसे होता है? देखिए, जब कोई पौधा या जानवर मर जाता है, तो बैक्टीरिया और फंगस जैसे डिकम्पोजर्स उसे सड़ाकर पोषक तत्वों को वापस मिट्टी में मिला देते हैं। फिर पौधे उन्हीं पोषक तत्वों को मिट्टी से ले लेते हैं और ये चक्र चलता रहता है। ये तो बहुत जरूरी प्रक्रिया है। बहुत जरूरी। एग्जाम में न्यूट्रिएंट साइक्लिंग पर शॉर्ट नोट आ सकता है, तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखिए। अमेज़न वर्षावन में डिकम्पोजर्स बहुत तेजी से काम करते हैं और यही वहां के घने जंगलों को बनाए रखने में मदद करता है। ठीक है। अब अगला पॉइंट है वाटर साइकिल रेगुलेशन। हाँ, ट्रांसपिरेशन, क्लाउड्स, रेन, रिवर्स और फॉरेस्ट मेंटेन रेनफॉल एंड वाटर बैलेंस। यानी चाय चक्र का नियमन। पौधे ट्रांसपिरेशन से पानी को वायुमंडल में छोड़ते हैं, जिससे बादल बनते हैं, बारिश होती है और नदियां बहती हैं। जंगल एक तरह से बारिश और पानी के संतुलन को बनाए रखने में मदद करते हैं। जंगल एक विशाल स्पंज की तरह काम करते हैं, ये बात मैंने पढ़ी है। बिल्कुल सही। वो बारिश के पानी को सोखते हैं और फिर धीरे धीरे उसे नदियों में छोड़ते हैं। इससे बाढ़ और सूखे दोनों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। और पेड़ों की जड़ें मिट्टी को पकड़कर रखती हैं, जिससे पानी साफ रहता है। जैसे भारत में वेस्टर्न घाट्स के जंगल सबसे अच्छा उदाहरण है। वो जंगल मानसून की हवाओं को रोककर भारी बारिश करवाते हैं।
जिससे दक्षिण भारत की कई नदियों को पानी मिलता है। बहुत खूब। चलिए अगले बिंदु पर आते हैं, क्लाइमेट रेगुलेशन CO2 अब्जॉर्प्शन, O2 रिलीज, टेम्परेचर बैलेंस। और कंट्रोल्स ग्लोबल वार्मिंग एंड हीट स्ट्रेस। इसका मतलब हुआ जलवायु का नियमन। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं और तापमान को संतुलित करते हैं। हाँ, ये ग्लोबल वार्मिंग और गर्मी के तनाव को भी नियंत्रित करता है। पेड़ पौधे एक तरह से हमारे ग्रह के फेफड़े हैं। सही बात है। वो उस CO2 को सोख लेते हैं जो ग्लोबल वार्मिंग की मुख्य वजह है, और बदले में हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देते हैं। जंगल और महासागर दोनों ही पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। ये 5 मार्क के आंसर के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है कि बायोडाइवर्सिटी जलवायु परिवर्तन से लड़ने में कैसे मदद करती है। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला है इकोसिस्टम बैलेंस। इसमें प्रेडेटर प्रे बैलेंस और फूड चेन्स एंड फूड वेब्स का जिक्र है। हाँ, यानी पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन। देखिए, एक स्वस्थ इकोसिस्टम में हर जीव की अपनी एक भूमिका होती है। जैसे शेर हिरन का शिकार करता है। बिल्कुल, इससे हिरणों की आबादी नियंत्रण में रहती है और वो सारी घास नहीं खा जाते। अब सोचिए, अगर शेर खत्म हो जाए तो क्या होगा? हिरणों की संख्या बहुत बढ़ जाएगी, वो सारी घास खा लेंगे और पूरा इकोसिस्टम बिगड़ जाएगा। सही। घास खत्म हो जाएगी और फिर हिरण भी भूखे मरने लगेंगे। भारत के कान्हा नेशनल पार्क में बाघों का संरक्षण इसीलिए इतना जरूरी है, क्योंकि वे सांबर और चीतल की आबादी को नियंत्रित करके जंगल का संतुलन बनाए रखते हैं। ठीक है। और आखिरी बिंदु है इस सेक्शन में, स्पीसीज इंटरडिपेंडेंस। प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और पॉलिनेशन, सीड डिस्पर्सल, डिकम्पोजिशन। मतलब प्रजातियों की एक दूसरे पर निर्भरता। हाँ, पौधे, जानवर और सूक्ष्म जीव सब एक दूसरे पर निर्भर हैं। ये निर्भरता पॉलिनेशन यानी परागण में, सीड डिस्पर्सल यानी बीज फैलाव में, और डिकम्पोजिशन यानी अपघटन में साफ दिखती है। जैसे मधुमक्खियां फूलों से रस लेती हैं और बदले में उनका परागण करती हैं। बिल्कुल, जिससे फल और बीज बनते हैं। पक्षी फल खाते हैं और बीजों को दूर दूर तक फैला देते हैं, जिससे नए पौधे उगते हैं। अगर मधुमक्खियां खत्म हो गई तो बहुत बड़ा खाद्य संकट पैदा हो जाएगा। हमारी ज्यादातर फसलें परागण पर ही निर्भर करती हैं। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं, हाँ, जैसा हमारे नोट्स में लिखा है, बायोडाइवर्सिटी मेंटेन्स एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, climate control and ecosystem stability essential for survival of life on earth. मतलब जैव विविधता, ऊर्जा प्रवाह, पोषक तत्व चक्र, जलवायु नियंत्रण और पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता बनाए रखती है, जो पृथ्वी पर जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। बिल्कुल। अच्छा, तो ये तो हुआ इकोलॉजिकल रोल। अब हम अपने अगले विषय पर चलते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड एथिकल वैल्यूज। मतलब इसके सांस्कृतिक और नैतिक मूल्य क्या है? हाँ, बिल्कुल। तो इसका मूल विचार जैसा नोट्स में है, बायोडाइवर्सिटी हैज डीप कल्चरल, ethical and moral importance, guiding humans towards respect for all living beings and sustainable coexistence with nature. इसका मतलब है कि जैव विविधता का गहरा सांस्कृतिक, नैतिक और सदाचार संबंधी महत्व है। हाँ, और ये हमें सभी जीवित प्राणियों का सम्मान करने और प्रकृति के साथ एक तरह से शांति से रहने के लिए मार्गदर्शन करती है। तो इसमें पहला बिंदु है कल्चरल रोल। Biodiversity shapes traditions, culture, food habits and lifestyles. मतलब जैव विविधता हमारी परंपराओं, संस्कृति, खान-पान की आदतों और जीवन शैली को आकार देती है। ये कैसे? सोचिए, भारत के अलग-अलग राज्यों में खाना कितना अलग है। ये वहाँ उगने वाली फसलों और मसालों की विविधता के कारण है। हमारे त्योहार, हमारी लोक कथाएं, हमारी कला, ये सब अक्सर प्रकृति और जानवरों से ही प्रेरित होते हैं। कई समुदायों के लिए तो जंगल और जानवर उनकी पहचान का हिस्सा हैं। बिल्कुल, जैसे राजस्थान में बिश्नोई समुदाय, वो खेजड़ी के पेड़ों और काले हिरण की पूजा करते हैं और उनकी रक्षा के लिए अपनी जान तक दे सकते हैं। ये उनकी संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। सही बात है। अगला बिंदु है ह्यूमन नेचर रिलेशनशिप। Humans depend on nature and must protect natural systems. इसका मतलब है कि हम मनुष्य प्रकृति पर निर्भर हैं और हमें प्राकृतिक प्रणालियों की रक्षा करनी चाहिए। ये तो बहुत सीधा लेकिन गहरा संबंध है। हाँ, हम प्रकृति से अलग नहीं हैं, हम उसका एक हिस्सा हैं। साफ हवा, पानी, भोजन, हमारी हर जरूरत प्रकृति से ही पूरी होती है।
इसलिए प्रकृति की रक्षा करना असल में खुद की रक्षा करना है। और यहीं पर नैतिक जिम्मेदारी की बात आती है। अगला पॉइंट है एथिकल एंड मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। Humans have a moral duty to conserve biodiversity, यानी जैव विविधता का संरक्षण करना हमारा नैतिक कर्तव्य है। सवाल यह है कि क्या हमें यह अधिकार है कि हम अपने फायदे के लिए दूसरी प्रजातियों को विलुप्त कर दें? बिल्कुल यही सवाल है। हर प्रजाति का इस पृथ्वी पर रहने का उतना ही अधिकार है जितना हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने साथ रहने वाले दूसरे जीवों की भी रक्षा करें। जैसे प्रोजेक्ट टाइगर या प्रोजेक्ट एलिफेंट चलाना, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी का ही एक रूप है। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा है अगला बिंदु, intrinsic right of species and sustainable coexistence. Every species has the right to exist. Peaceful coexistence is essential. इसका मतलब है कि हर प्रजाति का अस्तित्व में रहने का एक आंतरिक अधिकार है। Intrinsic right का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि किसी प्रजाति का मूल्य सिर्फ इसलिए नहीं है कि वो हमारे किसी काम आती है, उसका मूल्य उसके अपने अस्तित्व में है। एक छोटी सी तितली या एक दुर्लभ मेंढक का भी इस दुनिया में रहने का अधिकार है, भले ही हमें उससे कोई सीधा आर्थिक लाभ न दिखे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हाँ, और एग्जाम के लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसा नोट्स में लिखा है, ethical values encourage biodiversity conservation and sustainable development. यानी नैतिक मूल्य हमें जैव विविधता संरक्षण और सतत विकास के लिए प्रोत्साहित करते हैं। बिल्कुल। सतत विकास का मतलब ही यही है कि हम अपनी जरूरतें पूरी करें, लेकिन भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों से समझौता किए बिना। चलिए अब बायोडायवर्सिटी के इकोनॉमिक और साइंटिफिक रोल को समझते हैं। ये बताता है कि जैव विविधता हमारी अर्थव्यवस्था और विज्ञान के लिए क्यों जरूरी है। हाँ, तो पहले इकोनॉमिक रोल की बात करते हैं। पहला बिंदु है फूड रिसोर्सेस। इसमें विभिन्न प्रकार की फसलें, फल, सब्जियां और मछलियां शामिल हैं। देखिए, हमारी खाद्य सुरक्षा पूरी तरह से जैव विविधता पर निर्भर है। हम कुछ ही फसलों जैसे गेहूं और चावल पर बहुत ज्यादा निर्भर हो गए हैं। ये तो एक तरह का जोखिम है। बहुत बड़ा जोखिम है। जैव विविधता हमें जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों का सामना करने के लिए नई और मजबूत फसलें विकसित करने में मदद करती है। भारत में चावल की ही 50,000 से ज्यादा किस्में पाई जाती थीं, जो अलग अलग जलवायु के लिए अनुकूल थीं। और इसी से जुड़ा है अगला पॉइंट, क्रॉप डाइवर्सिटी एंड एग्रो बायोडाइवर्सिटी। हाँ, एग्रो बायोडाइवर्सिटी का मतलब है खेती से जुड़ी हर तरह की विविधता। फसलों की किस्में, पशुधन की नस्लें और यहाँ तक कि वो कीड़े भी जो परागण में मदद करते हैं। जितनी ज्यादा विविधता होगी, हमारी कृषि उतनी ही स्थिर होगी। बिल्कुल। पंजाब और हरियाणा में हरित क्रांति ने उत्पादन तो बढ़ाया, लेकिन पारंपरिक फसलों की विविधता को कम कर दिया, जिसके अब नकारात्मक प्रभाव दिखने लगे हैं। ठीक है, अब आते हैं मेडिसिनल प्लांट्स पर। दुनिया की एक बहुत बड़ी आबादी आज भी पारंपरिक दवाओं के लिए पौधों पर निर्भर है, और आधुनिक चिकित्सा की भी कई दवाइयां पौधों से ही मिलती हैं। जैसे हिमालय में पाया जाने वाला टैक्सिस का पेड़। हाँ, जिससे कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवा टैक्सोल बनती है। और नीम और तुलसी जैसे पौधे तो हमारे घरों में ही औषधीय गुणों के लिए जाने जाते हैं। और फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स भी एक बड़ा आर्थिक पहलू है। बिल्कुल। जंगल हमें सिर्फ लकड़ी ही नहीं देते, बल्कि गोंद, राल, शहद और रबर जैसी कई चीजें भी देते हैं। लाखों लोग, खासकर आदिवासी समुदाय, अपनी आजीविका के लिए सीधे तौर पर जंगलों पर निर्भर है। और इसी तरह फिशरीज भी है। हाँ, नदियां और महासागर प्रोटीन का एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत हैं। तटीय क्षेत्रों में लाखों लोगों का रोजगार और भोजन मत्स्य पालन पर निर्भर करता है। तो ये तो हुई आर्थिक भूमिका। अब इसका साइंटिफिक रोल क्या है? साइंटिफिक रोल भी बहुत बड़ा है। पहला बिंदु है एवोल्यूशन अंडरस्टैंडिंग, मतलब विकास की समझ। हाँ, अलग अलग प्रजातियों का अध्ययन करके वैज्ञानिक ये समझते हैं कि पृथ्वी पर जीवन का विकास कैसे हुआ। हर प्रजाति के डीएनए का अध्ययन हमें उनके आपसी संबंधों को समझने में मदद करता है। और अगला है स्टडी ऑफ लाइफ प्रोसेस। वैज्ञानिक ये समझने के लिए जानवरों और पौधों का अध्ययन करते हैं कि शरीर कैसे काम करता है। इससे मानव रोगों को समझने और उनका इलाज खोजने में मदद मिलती है। जैसे मेढकों पर किए गए अध्ययन ने हमें तंत्रिका तंत्र के बारे में बहुत कुछ सिखाया है। अच्छा। और आखिरी बिंदु है स्पीशीज रोल इन इकोसिस्टम। हर प्रजाति की पारिस्थितिकी तंत्र में एक खास भूमिका होती है, जिसे निश कहते हैं। कुछ प्रजातियां कीस्टोन स्पीशीज कहलाती हैं। कीस्टोन स्पीशीज ये क्या होती हैं? ये वो प्रजातियां होती हैं जिनका हटना
पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को नष्ट कर सकता है। जैसे समुद्र में ऊदबिलाव, सी ऑटर्स, वे समुद्री अर्चिन को खाते हैं। अगर ऊदबिलाव खत्म हो जाए तो अर्चिन की आबादी बहुत बढ़ जाएगी। और फिर वो पूरे समुद्री शैवाल के जंगल यानी केल्प फॉरेस्ट को खा जाएंगे। बिल्कुल, जिससे वहां रहने वाली सैकड़ों दूसरी प्रजातियां भी प्रभावित होंगी। तो एक प्रजाति का हटना पूरे सिस्टम को गिरा सकता है। ये तो बहुत गंभीर बात है और यही हमें हमारे अगले विषय पर लाता है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कॉजेज एंड इम्पैक्ट्स। हाँ, एक बहुत ही गंभीर विषय। इसका मूल विचार है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी अकर्स व्हेन स्पीशीज एंड इकोसिस्टम्स डिक्लाइन ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज एंड नेचुरल कॉजेज लीडिंग टू सीरियस एनवायरमेंटल इम्बैलेंस। मतलब जैव विविधता का क्षरण तब होता है जब मानवीय गतिविधियों और प्राकृतिक कारणों से प्रजातियां और पारिस्थितिकी तंत्र घटने लगते हैं, जिससे गंभीर पर्यावरणीय असंतुलन पैदा होता है। तो इसके कारण क्या हैं? पहला है पॉपुलेशन ग्रोथ। बढ़ती मानव जनसंख्या मतलब संसाधनों की बढ़ती मांग। बिल्कुल, अधिक भोजन, अधिक जमीन, अधिक पानी, इस दबाव के कारण प्राकृतिक आवासों को नष्ट किया जा रहा है। और दूसरा है ओवर एक्सप्लॉयटेशन, मतलब संसाधनों का जरूरत से ज्यादा उपयोग। जब हम किसी प्रजाति का शिकार या कटाई उसकी दोबारा पैदा होने की क्षमता से ज्यादा तेजी से करते हैं तो वो विलुप्त होने की कगार पर पहुंच जाती है। जैसे समुद्री मछलियों का ओवर एक्सप्लॉयटेशन। हाँ, ये एक वैश्विक समस्या है। फिर आता है डिफॉरेस्टेशन यानी जंगलों की कटाई, कृषि, शहरीकरण और उद्योगों के लिए। और ये हैबिटेट लॉस यानी आवास के विनाश का सबसे बड़ा कारण है। फिर है पॉल्यूशन, जल, वायु और भूमि प्रदूषण। प्लास्टिक, रसायन, कीटनाशक, ये सब पौधों और जानवरों को नुकसान पहुंचाते हैं। नदियों में औद्योगिक कचरा डालने से मछलियां और दूसरे जलीय जीव मर जाते हैं। बिल्कुल, इसके अलावा नेचुरल डिजास्टर्स भी एक कारण है, जैसे बाढ़, भूकंप, जंगल की आग। हाँ, हालांकि ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन इंसानी गतिविधियों के कारण इनकी आवृत्ति और तीव्रता दोनों बढ़ गई हैं। और एक बहुत बड़ा कारण है इन्वेसिव एक्सोटिक स्पीशीज। ये वो प्रजातियां हैं जो किसी नए क्षेत्र में बाहर से लाई जाती हैं। वहां उनका कोई प्राकृतिक शिकारी नहीं होता, इसलिए उनकी आबादी बहुत तेजी से बढ़ती है और वो स्थानीय प्रजातियों को खत्म कर देती हैं। भारत में जलकुंभी इसका एक उदाहरण है। हाँ, वाटर हायासिंथ, उसे सुंदरता के लिए लाया गया था, लेकिन अब वो एक इन्वेसिव स्पीशीज बन गई है जो हमारे तालाबों और झीलों का दम घोंट रही है। और आखिर में है पोचिंग, जानवरों का अवैध शिकार, बाढ़ों का शिकार उनकी खाल के लिए, गैंडों का शिकार उनके सींग के लिए। इसने इन प्रजातियों को विलुप्त होने के कगार पर ला दिया है। तो ये तो हुए कारण, अब इनके प्रभाव क्या हैं? पहला प्रभाव तो है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। जब जंगल कटते हैं, कारण तो जानवरों का घर उजड़ जाता है। प्रभाव, और जब घर उजड़ता है तो नतीजा होता है स्पीशीज एक्सटिंक्शन, प्रजातियों का विलुप्त होना, और ये एक इरिवर्सिबल यानी अपरिवर्तनीय क्षति है। और फिर आता है इकोसिस्टम इम्बैलेंस। हाँ, जैसा हमने फूड वेब में समझा था, एक प्रजाति के हटने से पूरा संतुलन बिगड़ जाता है और इसका अंतिम नतीजा है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन यानी पर्यावरण का समग्र क्षरण। एग्जाम के लिए इसका कंक्लूजन क्या हो सकता है? बिल्कुल, नोट्स में दिया है, ह्यूमन एक्टिविटीज आर द मेन कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस लीडिंग टू एक्सटिंक्शन एंड इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। ये 5 मार्क के प्रश्न के लिए एक आदर्श कंक्लूजन है। ठीक है, अब हम बात करते हैं थ्रेटेंड स्पीशीज एंड IUCN क्लासिफिकेशन की। हाँ, इसमें हम उन प्रजातियों के बारे में जानेंगे जिन पर विलुप्त होने का खतरा है। इसका मूल विचार है थ्रेटेंड स्पीशीज हाई एक्सटिंक्शन रिस्क, IUCN ग्लोबल कंजर्वेशन अथॉरिटी। मतलब संकटग्रस्त प्रजातियों पर विलुप्त होने का ज्यादा खतरा होता है, और IUCN एक वैश्विक संरक्षण प्राधिकरण है। बिल्कुल, तो थ्रेटेंड स्पीशीज क्या हैं? जिनकी आबादी घट रही है, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, जिन पर विलुप्त होने का ज्यादा खतरा है, हाई एक्सटिंक्शन रिस्क, और जिन्हें सुरक्षा की जरूरत है, नीड्स प्रोटेक्शन, जैसे टाइगर, राइनो, रेड पैंडा, एलिफेंट, फॉन। ये सब इसके जाने माने उदाहरण हैं। अब बात करते हैं IUCN रेड लिस्ट की। IUCN का पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। हाँ, ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो प्रजातियों की संरक्षण स्थिति का आकलन करती है।
ये एक रेड लिस्ट जारी करती है, जो एक तरह से प्रजातियों का रिपोर्ट कार्ड है। और ये सरकारों को बताती है कि किन प्रजातियों को बचाने की सबसे ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल। आईयूसीएन प्रजातियों को उनके विलुप्त होने के जोखिम के आधार पर अलग-अलग श्रेणियों में बांटती है। इसमें 3 मुख्य श्रेणियां हैं। पहली, एंडेंजर्ड यानी संकटग्रस्त। वेरी हाई रिस्क। मतलब इन पर निकट भविष्य में विलुप्त होने का बहुत ज्यादा खतरा है, जैसे बाघ, एशियाई हाथी और लाल पांडा। अगर इन्हें बचाने के उपाय नहीं किए तो ये जल्द ही एंडेंजर्ड की श्रेणी में आ सकती हैं, जैसे एक सींग वाला गैंडा। और तीसरी है रेयर यानी दुर्लभ। लो पॉपुलेशन, ये वो प्रजातियां हैं जिनकी आबादी दुनिया में बहुत कम है। वे अभी एंडेंजर्ड या वल्नरेबल नहीं है, लेकिन उन पर खतरा हमेशा बना रहता है। बोर्ड एग्जाम में आईयूसीएन पर 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, जैसे इसका फुल फॉर्म। हाँ, या रेड लिस्ट के महत्व पर 3 मार्क का प्रश्न भी आ सकता है। याद रखें, आईयूसीएन रेड लिस्ट गाइड्स ग्लोबल कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन स्ट्रेटजीज। तो अब हम आते हैं अध्याय के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड ग्लोबल एफर्ट्स। हाँ, अब तक हमने समस्याओं को समझा, अब हम उनके समाधानों पर चर्चा करेंगे। पहले भारत के संरक्षण के उपायों की बात करते हैं। सबसे पहला है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ये भारत में वन्य जीव संरक्षण की दिशा में एक ऐतिहासिक कानून है। इसने संकटग्रस्त प्रजातियों के शिकार पर प्रतिबंध लगाया और उनके व्यापार को अवैध घोषित कर दिया। इसने नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज की स्थापना के लिए कानूनी ढांचा दिया। इसका साल 1972 जरूर याद रखिए। ठीक है, तो नेशनल पार्क्स क्या हैं? ये ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें वन्य जीवों और उनके प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा के लिए सख्ती से आरक्षित किया गया है। यहाँ मानवीय गतिविधियां प्रतिबंधित होती हैं। जैसे उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। हाँ, भारत का पहला। और मध्य प्रदेश में कान्हा नेशनल पार्क। और वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज इनसे कैसे अलग है? ये भी संरक्षित क्षेत्र हैं, लेकिन नेशनल पार्क्स की तुलना में यहाँ कुछ मानवीय गतिविधियों की अनुमति दी जा सकती है, जब तक कि वे वन्य जीवों को नुकसान न पहुंचाएं। इनका ध्यान किसी विशेष प्रजाति के संरक्षण पर होता है। ठीक है, और फिर है बायोस्फीयर रिजर्व्स। ये संरक्षण का एक बहुत बड़ा और व्यापक कॉन्सेप्ट है। इसमें न केवल वन्य जीवों और वनस्पतियों का संरक्षण किया जाता है, बल्कि वहां रहने वाले मानव समुदायों की संस्कृति और पारंपरिक जीवन शैली का भी संरक्षण होता है। जैसे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। बिल्कुल, भारत का पहला। अब आते हैं वैश्विक और रणनीतिक कार्यों पर। क्योंकि जैव विविधता का संरक्षण किसी एक देश की जिम्मेदारी तो है नहीं। बिल्कुल नहीं। इसमें पहला कदम था अर्थ समिट 1992 रियो, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। हाँ, यहीं पर कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD पर हस्ताक्षर किए गए। अच्छा, तो बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन यही है। हाँ, इसके 3 मुख्य उद्देश्य हैं: जैव विविधता का संरक्षण, इसका सतत उपयोग और आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से होने वाले लाभों का उचित और समान बंटवारा। इसके बाद है मेगा डाइवर्स सेंटर्स। दुनिया के कुछ देशों में बहुत ज्यादा प्रजातीय विविधता पाई जाती है, उन्हें मेगा डाइवर्स देश कहते हैं। दुनिया के 12 प्रमुख केंद्र हैं और भारत उनमें से एक है। तो इन देशों पर संरक्षण की एक विशेष जिम्मेदारी है। बिल्कुल, और इसी से जुड़ा है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स का कॉन्सेप्ट। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हॉटस्पॉट्स वो क्षेत्र होते हैं जहां बहुत अधिक प्रजातीय विविधता होती है और उन पर विलुप्त होने का खतरा भी बहुत अधिक होता है। भारत में 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं: हिमालय, इंडो बर्मा क्षेत्र, पश्चिमी घाट और श्रीलंका और सुंदरलैंड। और ये सब जुड़ता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट से। हाँ, यानी ऐसा विकास जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करे और भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी संसाधनों को बचाकर रखे। लेकिन ये सब तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कम्युनिटी पार्टिसिपेशन न हो। बिल्कुल, सामुदायिक भागीदारी। संरक्षण के प्रयास तब तक सफल नहीं हो सकते जब तक कि स्थानीय लोग उनमें शामिल न हो। चिपको आंदोलन इसका सबसे शक्तिशाली उदाहरण है। तो इन सभी प्रयासों का मुख्य उद्देश्य क्या है? 4 शब्द याद रखिए: प्रोटेक्ट, कंजर्व, सस्टेन, रिस्टोर। पूरे अध्याय का सार है। तो ये था हमारा अध्याय बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। हमने समझा कि जैव विविधता क्या है,
ये हमारे लिए क्यों जरूरी है, इससे क्या खतरे हैं और हम इसे कैसे बचा सकते हैं। हाँ, और याद रखिए, ये सिर्फ एग्जाम का एक अध्याय नहीं है, ये हमारे और हमारी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से जुड़ा एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।